Hello students, how are you? Welcome to session 2 of this chapter 9 sequence and series. लास्ट लेक्चर में मतलब L1 लेक्चर 1 में हमने सीखा था व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज सीरीज. ओके, अब इस वीडियो में हम जो ये चैप्टर में अलग अलग टॉपिक सीखने वाले हैं उसमें से पहला टॉपिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेशन हमें समझनी है, उसमें से पहली है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दोस्तों ये आपके लिए तो फेमिलियर है, आप अच्छी तरह से समझते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्योंकि आप 10th क्लास में ये सीख कर आए हैं. यू आर लर्नड पर्सन नाउ फॉर दिस टॉपिक. ओके, ये कौन सा है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आप जानते तो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, बट फिर भी हम इसमें रिवाइज करेंगे और उसके आगे के टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले ये रिवीजन कर लेते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने किस तरह से समझी थी. ओके, तो पहले हम जानते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है. कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कोई एग्जांपल लो, 3, 6, 9, 12 और 15 अप टू सो ऑन. अगर आप अप टू सो ऑन करते हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाती है, इनफाइनाइट एपी हो जाती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर आप यहाँ पर एन टर्म्स लिखते हो, सोचो कि मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया 15 तक ही लिखा, तो वो डिफाइनाइट एपी हो जाएगी. अब डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट आप अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं उसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगा, पर ये आपको ध्यान में रखना है कि certain number of terms are there, then it is definite, and if infinite terms are there, then it is infinite epic. ओके, तो ये अब मैं ले रहा हूं इस तरह से, ये इनफाइनाइट है तो मैं ये इन टर्म्स में भी ले सकता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है. बट हमें समझना ये है कि ये जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है. ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये इस तरह से है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो 3 मिला, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो 3 मिला, 12 माइनस 9 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो तो भी 3 मिला. ओके, तो अब ये 15 ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करो तो भी 3 मिलता है. डिफरेंस सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम. तो जैसे कोई भी प्रोग्रेशन आपको सीक्वेंस दी जाए और उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम मिले, एक ही नंबर मिले, तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी. ठीक है, तो ये इस तरह से हम उसको जानते हैं कि उसके टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे है तो ये एपी है. ठीक है, तो इज ऑन एपी ये डिसाइड हो चुका है. तो इफ यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन व्हिच सीक्वेंस shows AP from the following, तो डिफरेंट टाइप की AP सीक्वेंस आपको दी जाती है, तो आपको उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है, निकालना है, डिफरेंस निकालना है. अगर वो सेम मिले, एक ही नंबर मिले, तो वो AP होगी. तो इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे. अच्छा दोस्तों, अब इसको मैं जनरल फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे क्लास 11 के सिलेबस में ये जनरल फॉर्म का बहुत ही यूज है. आगे जाके जो नया टॉपिक हम एरिथमेटिक मीन से समझने वाले हैं उसमें भी ये यूजफुल होगा. तो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म इस तरह से हम देखेंगे. क्या आप जानते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3. हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इस तरह से हम सीक्वेंस को दिखा सकते हैं. ठीक है, तो अब जनरल टर्म के लिए मैं सिर्फ n टर्म लिखता हूं. ये n टर्म है A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN.
तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 3 है। देखो ये a2 माइनस a1 इज इक्वल टू हुआ d। d क्या है? d इज we can say that d is common difference. Let's take d is equal to common difference. जो ये डिफरेंस मिलता है वो d के फॉर्म में हम लिखेंगे, और a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये हम यूज करने वाले हैं, आप ध्यान में रखें, ठीक है, कीप इट इन माइंड। तो ये दो टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जनरली जो a1 a2 a3 टर्म्स नंबर हम जानते हैं वो लिखते हैं। तो ये a2 माइनस a1 हुआ d, फिर a3 माइनस a2 हुआ d, फिर a4 माइनस यहाँ पे a4 माइनस a3 हुआ d, और यहाँ पे a5 15 माइनस 12 a5 माइनस a4 भी हुआ d। तो मतलब ये हुआ कि कंसेक्यूटिव टू टर्म्स आर इन द सेम डिफरेंस, तो ये d है। तो अब मुझे a2 लिखना है अगर, तो a2 में किस तरह से लिख पाऊंगा? ये a1 शिफ्ट कर दो, a1 प्लस d हो जाएगा, है? फिर a3 लिखना है तो मैं किस तरह से लिख पाऊंगा? a2 शिफ्ट कर दो तो a2 प्लस d हो जाएगा। a4 लिखना है तो क्या लिख पाऊं? a3 प्लस d हो जाएगा। a5 लिखना है तो क्या हो जाएगा? a4 प्लस d हो जाएगा। देख हो गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर अगली टर्म में, प्रीवियस टर्म में आप d ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। यहाँ पे a1 में d ऐड करा तो सेकंड टर्म मिले, सेकंड टर्म में d ऐड करा तो थर्ड मिले। If you add d in third term, you will get fourth term. If you add d in fourth term, you will get fifth term. So similarly, you can get nth term. If you add d in n minus 1th term, तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो d अगर फाइंड करना है तो d की फॉर्मूला क्या होगी? d की फॉर्मूला इस तरह से होगी कि a n माइनस a n-1, ये सफिक्स है n माइनस 1, तो d इस तरह से मिलता है। ओके, तो इट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हमें जनरल फॉर्म चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम किस तरह से लिख पाएंगे? कि अब मैं अगर चाहूं कि a1 a है तो a1 इक्वल टू a लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? a2 इक्वल टू हमें मिलेगा a प्लस b, है ना। a1 इक्वल टू a लिया है, ठीक है, a1 इक्वल टू a लिया तो ये मिलेगा। तो a3 इक्वल टू क्या मिलेगा? a2 इक्वल टू a प्लस d मिला, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो a प्लस d मतलब a प्लस 2d, इस तरह से सोचना है। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस d है, a प्लस d प्लस d इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d। सेम वे a3 अब a प्लस 2d है, a3 a प्लस 2d है तो उसमें d ऐड करो तो क्या मिलेगा? a4 इज इक्वल टू होगा a प्लस 4 a प्लस 3d है। फिर a5 निकालना है तो a5 इज इक्वल टू व्हाट? a4 प्लस d, a4 अब a प्लस 3d है तो उसमें d ऐड करो तो a प्लस 4d हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप n लिखना चाहते हैं तो उसकी आगे की टर्म में d ऐड करना है। तो आप देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे nth टर्म के लिए मुझे लिखना है तो आप सोचो यहाँ पे फोर्थ टर्म थी एडिशन वाले तो 4 मिला, यहाँ पे थर्ड टर्म थी तो 3d मिला, यहाँ पे सेकंड टर्म थी तो 2d मिला, यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी तो 1d मिला। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे n-1 टर्म है तो a प्लस n-1
1 इंटू डी मिलेगा। तो ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 5 हो तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4d। अगर 4 लो, n इक्वल टू 4 लो तो n इक्वल टू 4 तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3d। 3 लो तो 3 माइनस 1 इंटू डी 2d है। तो ये है जनरल टर्म ऑफ एपी। तो ये इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, nth टर्म और जनरल टर्म। और nth टर्म, यू कैन ऑल्सो से nth टर्म। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपको याद है, आप 10th में अच्छी तरह से समझ कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं, आपको याद होगा ही। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब ये जो जनरल टर्म है, तो हमारे तो टारगेट क्या था, ये जनरल टर्म तो मिली, बट हमें चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ये लिखते हैं। तो thus you can say that general form of AP, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस डी a प्लस 2d, क्योंकि सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है ना, तो ये इस तरह से लिखना चाहिए a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टर्म वाला इट इज द जनरल टर्म हैविंग n टर्म। ओके, इट इज द जनरल टर्म हैविंग n टर्म। तो ये इस तरह से मिल गए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। चलो अब हम सीखते हैं इसका समेशन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। चलो अब समझ लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो सिर्फ आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं। ओके, और दूसरी फॉर्मूला ये भी है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पे l है वो लास्ट टर्म ऑफ एपी है, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये आप जानते हैं, 10th में समझ कर आए हैं, सीख कर आए हैं, प्रैक्टिस करके आए हैं, बट 10th में शायद आपने ये नहीं समझा होगा कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुई। मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी ये रिवीजन का टाइम है। और ये जो लॉजिक है डिराइव करने का, ये फॉर्मूला डिराइव करने का लॉजिक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ये एसन बनता है, फॉर्मूला बनती है, ये इस चैप्टर में, ये टॉपिक में पर्टिकुलरली, कौन से एपी वाले टॉपिक में, ये फॉर्मूला कैसे बनी, उसका जो लॉजिक अप्लाई किया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेडब्ल्यू में कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें ये लॉजिक अप्लाई करके हम एसन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक जनरल फॉर्म ऑफ एपी। सी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फॉर्म हम जानते हैं। अब मैं इसका समेशन लेना चाहता हूं, इसका सम करूंगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म a, ये सेकंड टर्म a प्लस डी, ये थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और ये लास्ट nth टर्म
देखो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे जो लॉजिक अप्लाई करने वाला हूँ उसमें मुझे इसके प्रीवियस सम टर्म्स भी जरूरी है, तो ये लिखूंगा। तो मुझे चाहिए ये इसके बाद की लास्ट 2-3 टर्म्स मुझे चाहिए, तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म, मतलब n माइनस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। अब इसके आगे का टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 2d। Why? Because if you go left side, then d is decreasing by 1. देखो coefficient of d is decreasing by 1, 3, 2, 1। तो लेफ्ट साइड में 1 डिक्रीज होता है d का कोफिशिएंट, और अगर राइट साइड जाओ तो d इंक्रीज होता है, कोफिशिएंट ऑफ d इंक्रीज होता है बाय 1। तो इस तरह से अगर मैं इसके प्रीवियस टर्म लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1 डिक्रीज होगा, कोफिशिएंट n-1 है उसमें -1 करो तो n-2 होगा। इसका आगे का टर्म लिखना चाहता हूँ तो a प्लस n-3 इंटू डी लिखना होगा। तो अब मुझे चाहिए तो यहाँ पे समेशन, तो समेशन करना है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, ये प्लस यहाँ पर भी फिर प्लस अप टू प्लस, ठीक है। बीच वाली टर्म मैंने नहीं लिखी है इसलिए डॉट 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 कर रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे कुछ याद रखना है कि ये पूरी टर्म एक ही है ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें जो लॉजिक है वो अप्लाई करने के लिए मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। रिवर्स मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म है वो सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड लास्ट टर्म है वो थर्ड टर्म हो जाएगी। इस तरह से लिख रहा हूं ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट हो जाए, सेकंड टर्म है वो सेकंड लास्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिखूंगा। नाउ रिवर्सिंग देम a प्लस n-1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म मैंने पहले लिखी, फिर सेकंड लास्ट टर्म a प्लस n-2 इंटू डी, ये सेकंड लास्ट टर्म। अब थर्ड लास्ट टर्म a प्लस n-3 इंटू डी, ठीक है। फिर अब ये टर्म a प्लस ये टर्म होगी a प्लस 3d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस d एंड लास्ट इज a। अब यहां पर भी ये समेशन ही है, बट टर्म्स मैंने रिवर्स करके लिखी है। यहाँ पर भी याद रहे कि ये इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि पता चले कि एक ही टर्म है। ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं ये आपको समझना है। अब मैं ये करूंगा कि अगर आप इसको 1 कह दे, रिजल्ट 1, और इसको रिजल्ट 2 कह दे, तो अब मैं यहाँ पे लूंगा दोनों का एडिशन। Now taking 1 plus 2, we get what? We get here क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड का एडिशन 2 टाइम्स मिलता है तो 2SN होगा, है ना। लेफ्ट साइड का एडिशन SN plus SN, 2SN is equal to, now here if you take a, first term a, here first term is a plus n-1 into d, है ना। तो a plus n-1 into d कितना होता है? मैं ये दो टर्म, ये एक और ये दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो 2a plus
n माइनस वन इंटू डी इस तरह से मिलेगा, ये एक टर्म मिली। फिर ये सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो आप मन में ही कैलकुलेशन करो कि ये a प्लस डी और ये a प्लस n माइनस टू इंटू डी, तो क्या होगा। अब रफली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि a प्लस डी एक और ये दूसरा प्लस a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं n डी माइनस टू डी, तो मुझे मिलेगा a प्लस ए 2a, फिर n डी एंड d माइनस टू डी इज माइनस डी। फिर मैं इसे इस तरह से d कॉमन निकाल के लिख रहा हूं n माइनस वन इंटू डी, देखो इस तरह से। तो मुझे क्या मिला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिला, तो मैं ये लिखूंगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये दो ऐड करने से मुझे मिला। अब इसको ऐड करता हूं, ये a प्लस टू डी और a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। तो सिमिलरली यही कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे इस तरह से ही 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे अब 2d हो जाएगा, यहाँ पे 3d हो जाएगा, तो 2d माइनस 3d इज माइनस d, तो सेम टर्म मिलेगी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये इसके मैचिंग में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये नहीं लिखूंगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसके मैचिंग में है ये दोनों। तो ये जो है वो टर्म है ये a प्लस टू डी और a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसको ऐड करो तो a प्लस ए 2a, ठीक है, n माइनस थ्री इंटू डी प्लस टू डी, दैट मीन्स n माइनस वन इंटू डी। फिर ये a प्लस n माइनस टू एंड a प्लस b, तो ये दोनों को ऐड करो तो फिर से 2a प्लस n माइनस टू डी में a प्लस d, तो माइनस टू डी प्लस d दैट इज माइनस d, तो यही मिलेगा n माइनस वन इंटू डी। और लास्ट ये इसमें तो आप डायरेक्ट ही समझ पाएंगे ना कि ये जो टर्म है वो इसके साथ ऐड होगी, तो a प्लस ए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सभी जो टर्म मिलती है वो इस तरह से हमें मिली, ये एक, ये दो, ये तीन, फिर ये लास्ट थर्ड, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट। अब इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करो, ये प्लस क्योंकि एडिशन ही है, तो प्लस अप टू प्लस। तो ये सभी एक ही टाइप की टर्म है। देखो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन का how many times? How many times? Because it is the sum of first n terms. Sn means sum of first n terms of a p. Sn ये n टर्म का समेशन है, एडिशन है, तो ये भी n टर्म्स है, तो n टर्म्स का दो टाइम ये समेशन हुआ 2sn का, तो ये कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गया है a प्लस a 2a, तो एक ही टर्म बन गई, ये एक टर्म बन के यहाँ पे लिखिए, तो दो टर्म का सम होके ये एक टर्म मिली है, यहाँ पे ये दो टर्म का सम होके एक टर्म मिली है, तो ये n टर्म ही होगी। ठीक है, तो ये n टर्म होगी, तो ये n टाइम्स मिलता है, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मिला n टाइम्स, तो ये 2sn इज इक्वल टू है। तो अब sn इज इक्वल टू क्या होगा, therefore sn इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो n बाय 2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, देखो ये है। अब अगर आप लास्ट टर्म n इक्वल टू, अगर आप n इक्वल टू लास्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी कंसिडर करें, देखो ये लास्ट टर्म है, तो इसको l कह रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये a को सेपरेट करो, तो मैं क्या करता हूं, n बाई टू a को सेपरेट कर दिया, a प्लस a, 2a है, 2a को सेपरेट किया, a प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब ये जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, ये इसको मैं l लिखूंगा, ये इतना, ये क्या है l, तो ये अब लिखेंगे अब n बाई टू a प्लस l है। तो ये l लेने से ये सेकंड फॉर्मूला भी मिल गई। तो अगर आप लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जानते हैं तो इन टर्म्स का समेशन इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जानते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसके लिए, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का समेशन निकालने के लिए, है। ओके, थोड़ा सा ये लेक्चर समझने वाला है, कंसेप्टिव होने जा रहा है, तो आपको कंसंट्रेटिव रहना होगा, फ्रेश माइंड से ये देखना होगा। अगर ये आप फ्रेश माइंड से नहीं देख रहे तो ये रिप्ले कीजिएगा, फिर से ये वीडियो देखिएगा। ओके, चलो, तो अब इसके थोड़ा एपी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अब समझेंगे, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। Now we are going to understand the properties of AP. What are the properties of AP? See, if each term of AP is added by a constant, subtracted by a constant, multiplied by a constant or divided by a constant, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है। अगर वो एपी के सभी टर्म्स ईच टर्म्स पर अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट मिलता है, वो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या मिलती है, एपी ही मिलती है कि नहीं मिलती, क्या फिर उसमें कुछ डिफरेंस बन जाता है, कुछ अलग मिलता है, कुछ चेंज आ जाता है, तो वो हमें समझना है। और वो जो एपी दी जाती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके डिफरेंस में क्या इसकी असर होती है, इफेक्ट ऑफ दिस बेसिक ऑपरेशंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस बेसिक ऑपरेशंस, वी वांट टू नो। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इट इज बेनिफिशियल टू यू टू सॉल्व सम टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। ओके, तो अब ये हम समझने वाले एग्जांपल लेके, लेट अस टेक वेरी सिंपल एंड सॉफ्ट एग्जांपल। ओके, तो ये सरल ગુજરાતીમાં હું અવારનવાર બોલતો હોઉં છું, સરળ સુંદર અને સાચું। તો લઈએ છે એક્ઝામ્પલ, હું એક્ઝામ્પલ લઉં છું। લેટ્સ ટેક an AP, very famous AP, 2 4 6 8 10 up to 2n। ये मैंने n टर्म वाली एपी लिखी है, सभी टर्म्स इवन नंबर है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस d, d है कितना का, d है 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो दिस इज द एपी हैविंग कॉमन डिफरेंस 2, राइट। अब मैं इस पे ये सभी ऑपरेशन करूंगा, तो बेसिक ऑपरेशन फर्स्ट आई विल ऐड बाय ए कांस्टेंट। लेट अस टेक ए कांस्टेंट, सपोज आई ऐड 3 हियर, एडिंग 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 3
5. Each term of AP is added by 3. So 2 plus 3 5, 4 plus 3 7, 6 plus 3 9, 8 plus 3 11, 10 plus 3 13 and up to last 2n plus 3 ये मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो मिली वो कौन सी सीक्वेंस है, या तो फिर इसमें क्या हम कह पाएंगे कि ये एपी ही है। तो एपी डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है, हमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालना होता है, फाइंड करना होता है। तो ये चेक करते हैं, 7 - 5 2 होता है, 9 - 7 2 होता है, 11 - 9 2 होता है, 13 - 11 2 होता है। तो इसी तरह से सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये डिफरेंस सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सेम मिला, d = 2 यही मिला। ओके, डिफरेंस एज इट इज मिलता है। तो ये एपी ही है, ये क्या है, एपी ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब आगे सेकंड देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 थोड़ा सा सिंपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 ओनली 1, ओके ओनली 1, तो 2 - 1 1 मिलता है, 4 - 1 3 मिलता है, 6 - 1 5, 8 - 1 7, 10 - 1 9 अप टू 2n - 1। देखो ये सीक्वेंस मिलती है। तो इसमें भी 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2. The difference between two consecutive terms are the same, which is 2 only. तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 ही मिला, तो ये क्या कहलाएगी, एपी ही कहलाएगी, इट इज एन एपी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई 5, तो 5 2 10 होगा ना, 5 4 20 होगा, 5 6 30 होगा। I am going to multiply each term of the AP, this AP. 5 8s are 40, 5 10s are 50, up to so on, 5 10s are 5 2s are 10 and ये मिला। तो अब इसमें क्या हुआ, डिफरेंस बदल गया। देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंस चेंज हो गया। पहले जो ओरिजिनली 2 का डिफरेंस था वो अब निकल के 10 का हो गया। 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। तो ये डिफरेंस है 10 मिला। तो डिफरेंस ये 10 मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो है नया डिफरेंस, डी डैश हम समझेंगे, डी डैश नया डिफरेंस है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2, सिंपली 2 से डिवाइड करता है तो इजी रहेगा। तो ये आपको ये जो अब नई सीक्वेंस मिलेगी, 2 से डिवाइड होता है तो 1 मिलता है, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 मिलता है, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 मिलता है, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 मिलता है, 10 को 2 से डिवाइड करो 5 मिलता है। अब आगे जाके 2n को डिवाइड करो n मिलेगा। तो ये n नंबर मिले, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आप देख सकते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस नया डिफरेंस मिला, d डैश इज 1, सिर्फ 1। देखो 2 - 1 3 - 2 4 - 3 1 मिलता है ना। तो ये सभी एपी तो है ही, ये सभी क्या मिलती है, एपी ही मिलती है। तो अब ये जो हमने ऑपरेशन किए ये सभी, तो उसमें हमें जो आंसर मिलता है वो इस तरह का है कि एपी ही बनी रहती है इफ ईच टर्म्स ऑफ एपी इज added by, subtracted by, multiplied by or divided by a constant, then it remains AP. ओके, तो हमें AP ही मिलती है, we get AP
इसको मैं इस तरह से यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे एपी, यहाँ पे भी एपी, यहाँ पे भी एपी और इसमें भी एपी ही मिलेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस में जो चेंजेस आता है वो ये इस तरह से है कि ये डी डैश है तो ये इक्वल टू डी ही मिला, कोई डिफरेंस नहीं। ये डी डैश है, ये 2, ये भी डी ही मिला, ये जो डी है वही डी मिलता है, डी डैश। अब ये क्या हो गया? 5d हो गया। तो जो नंबर मल्टीप्लाई किया था वही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिला। तो अगर आप एपी की सभी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो 5 टाइम्स मिलता है। तो यहाँ पे 2 था तो 5 टाइम्स मिला 10। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो डिफरेंस है वो 2, जो ओरिजिनली डिफरेंस था उसके डिवीजन में 2 से मिलता है। तो 2 था ना ओरिजिनली, तो 2/2 इज 1 है। तो ये रिलेशन मिला हमें डिफरेंस में। तो जो डिफरेंस को ऑब्जर्व करना था वो भी हमें मालूम हो चुका है कि अगर आप के कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो एडिंग के, तो मैं यहाँ पे सिर्फ के ये लिख रहा हूं कांस्टेंट के, तो ये आपने के ऐड करा तो इट रिमेन्स एपी, बट जो नेक्स्ट एपी मिलेगी उसमें डिफरेंस क्या मिलेगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, आगे जाके। यहाँ पे भी आप कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से के दिखाता हूं, ओके। यहाँ पे भी आप के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे के लिख रहा हूं यहाँ पे, शायद आपको ना दिखे पर आप समझ लीजिए। यहाँ पे भी के से डिवाइड किया है, के इज नॉट इक्वल टू 0 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट मिलने वाला है इसमें नई एपी में रिजल्ट मिलने वाला है वो यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ पे जो डी मिलता है वो डी ही रहता है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डी कॉमन डिफरेंस है वो डी लेते हैं तो डी एज इट इज रहता है। यहाँ पे भी डी एज इट इज रहता है, ये डी में कोई चेंजेस नहीं, डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे चेंजेस होता है अगर के मल्टीप्लाई करते हैं तो के डी मिलता है, ये आपको देखना है, के डी मिलता है। और यहाँ पे के डिवाइड करते हैं तो डी अपॉन के डिफरेंस हो जाता है, ये डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। डिफरेंस में क्या इफेक्ट आती है वो यहाँ पे दिखाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद रखेंगे, ये एपी की प्रॉपर्टीज है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ सम्स तो आपने सॉल्व किए हुए हैं, कहाँ पे? 10th क्लास में, तो वो मैं नहीं सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा अलग जो जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्या आपको खुद रिवाइज कर लेना है, खुद सॉल्व कर लेना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।